क्लास 10th चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 को हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और मतलब जो क्वेश्चन 2 है इसके ये पहले पार्ट के अंदर जो है ये शॉर्ट हमने जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्ट आंसर्स देने और उनके साथ जो है मतलब लिखा हुआ है कि डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी इनको आपने डिफाइन भी करना और साथ साथ इनकी जो डायग्राम्स हैं वो भी आपने बनानी है। तो ए पार्ट में जैसे लिखा हुआ है द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो चलें इससे स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन और इसकी डायग्राम को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि हम लिखेंगे द एरिया कंटेन्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क विच इट कट्स ऑफ इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि वो एरिया जो कि कॉर्ड ने और आर्क ने ऑक्यूपाई किया होगा सर्कल का, जो आर्क और कॉर्ड ने कट ऑफ करके मतलब जो है पोर्शन ऑक्यूपाई किया होगा, इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यानी अगर मैं इसकी डायग्राम आपसे शेयर करूं तो ये अगर ये फ़र्ज़ करें एक सर्कल है और मैं इसकी कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। कॉर्ड कहते हैं सर्कल ही के मतलब सरकमफ्रेंस के ऊपर मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को अगर आप लाइन सेगमेंट की फॉर्म में मतलब ज्वाइन कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये ए बी जो है कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। और इसमें और ये जो ए बी आर्क है इन्होंने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है सर्कल का ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है, ठीक है। अब इसमें सेगमेंट जो है वो दो तरह की होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आर्क है ये हाफ सर्कल से छोटी है ए बी आर्क, तो हम कहेंगे ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो आर्क ए बी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लेता हूँ तो ये अब आप आर्क ए सी बी जो देख रहे हैं और फ़र्ज़ करें सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये मेजर आर्क है क्योंकि ये हाफ सर्कल से बड़ी है और इसने जो ये वाला एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, ये कॉर्ड ने और इस मेजर आर्क ने, इसे हम कहेंगे ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है जी, मेजर सेगमेंट। तो इसी के से जो ये डेफिनेशन है सेगमेंट की और फिर उसमें जो इसकी दो टाइप्स हैं ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है जी बी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है द टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके लिए हम यूँ कह सकते हैं कि अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ओनली अ सिंगल पॉइंट या एट ओनली अ वन पॉइंट इज कॉल्ड इट्स टेंजेंट, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर और सर्कल के इंटीरियर से पास ना हो, इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। यानी इसके लिए चले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये सर्कल है जिसका सेंटर हम कहते हैं ओ है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, चूँकि लाइन के दोनों मतलब तरफ एरो शो किया जाता है क्योंकि लाइन कहीं ख़त्म नहीं होती, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये वो पॉइंट है जो कि जो मतलब कॉमन है सर्कल में और लाइन में, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और यहाँ से हम ये बात नोट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। और अगर मैं ओ और पी को ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियल सेगमेंट है ओ पी। तो रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। खैर ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट जो है पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि द एरिया कंटेन्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ द सर्कल विच दे इंटरसेप्ट इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, यानी कि एरिया जो कि दो रेडियाई ने और आर्क ने मिलकर सर्कल का ऑक्यूपाई किया होगा वो कहलाएगा सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको मैं यूँ डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब इसके लिए चले मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। अब मैं दो रेडियाई ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कि ओ ए एक रेडियल्स है और ओ से बी यानी डिस्टेंस है, और ओ से बी जो है वो दूसरा डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दो रेडियाई हैं और ये ए बी एक आर्क है, ठीक है। अब ये आर्क मतलब जो है हमें नज़र आ रहा है कि हाफ सर्कल से छोटी है, यानी ये माइनर आर्क है। तो इन्होंने जो ये एरिया ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, इसको अगर मैं शेड कर दूं तो ये सेक्टर कहलाएगा। और ये चूँकि माइनर आर्क ने और मतलब रेडियाई ने मिलकर कवर किया है, इसको हम कहेंगे कि ये माइनर सेक्टर है। ये क्या है?
माइनर सेक्टर है। और इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से देखें कि ये जो ए सी बी मेजर आर्क है और मतलब जो यही दो रेडियाई ने मिलकर ये जो ब्लैक शेड वाला ऑक्यूपाई किया है सेक्टर, इसको भी सेक्टर ही कहेंगे, ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो इसी के समय एक तो हमें सिर्फ सेक्टर का पूछा था, लेकिन हमें फिर उसमें जो दो उसकी मज़ीद टाइप्स हैं वो भी पता होनी चाहिए कि एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। तो इस तरीके से हम ये जो है कंसेप्ट समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, जिसमें लिखा हुआ है द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टच अ सर्कल इंटरनली, सच ए सर्कल इज कॉल्ड एन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच कर रहा हो, ऐसे सर्कल को हम इंस्क्राइब सर्कल ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उसका सेंटर जो है वो ओ पॉइंट है, ठीक है। तो अब असल में तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पिक्चर के थ्रू, ये मतलब डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ट्राइंगल इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक लाइन है, टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है। या इसी तरह से अब एक और टेंजेंट लाइन में इधर से यूँ ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और एक और टेंजेंट लाइन में इस तरह से सर्कल के साथ जो टेंजेंट लाइन है इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 3 टेंजेंट्स लाइन है, यहाँ से इस तरह से चलें, ये इस तरह से। असल में इस लाइन को कंटिन्यू करना है, मैंने जो मैंने पहले से ड्रॉ की थी उसी के ऊपर मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वाली साइड को इसको दोबारा कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अब काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए वर्टेक्स है, फ़र्ज़ करें ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो ये एक ट्राइंगल बन गई है और ये सर्कल उस ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है, ठीक है जी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो इसके ऊपर पूरी मतलब जो ज्योमेट्री है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहले ट्राइंगल बनती है, जारी बात है, फिर आप एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हो, फिर उसके पॉइंट ऑफ जो कॉन्करेंसी आता है इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलें इसको भी मैं आई से ही शो कर देता हूँ, ठीक है, सरकम सेंटर को। और फिर आई पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं किसी भी एक साइड पर, फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरह से, और फिर इतना रेडियस रखा जाता है आई से लेकर इस पी पॉइंट तक, और फिर ये सर्कल बनाया जाता है, ठीक है ना। चूँकि ये टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, इसलिए यहाँ पर हमें 90 का एंगल बनाना होता है। तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस है जो मैंने आपको जस्ट शॉर्टली समझाया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो उसका आंसर हम किस तरीके से देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी ई पार्ट, जिसमें डिफाइन करना है द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के लिए हम यूँ कहेंगे कि अ सर्कल दैट पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से पास हो, उसे कहा जाता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। अब इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो किस तरह की होगी, और उसके लिए जो प्रैक्टिकली उसको ड्रॉ किया जाता है उसके लिए बाकायदा हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्ले करके देख सकते हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल को बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलें एक सर्कल शेयर करता हूँ मैं आपसे जिसका सेंटर ओ है। अब जो ट्राइंगल होगी, ठीक है, मतलब सर्कल जो है उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से गुजर रहा होगा। तो फ़र्ज़ करें एक वर्टेक्स ट्राइंगल का इधर है, ठीक है, एक यहाँ है, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में ले रहा हूँ, ठीक है। एक सी है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल बन जाती है ABC इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर होगी, ऐसे इस डिफरेंट होगी डायग्राम, चूँकि ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लेकिन खैर जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है वो आपको ये नज़र आ रहा है जिसका सेंटर हमने ओ रखा है, और इसे हम सरकम जो है वो सेंटर कहते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है कि जब आप ट्राइंगल पहले बना लेते हैं तो इसके राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। वो तीनों राइट बाई सेक्टर्स जो होंगे ट्राइंगल की साइड्स के, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को ऊपर सेंटर रखते हुए सर्कल का आप कंपास से रेडियस ओ से ए तक ओपन कर लेते हैं, या ओ से बी या ओ से सी, और जब मतलब ओपन करके उसको ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। रोटेट करते हैं जब कंपास को तो सर्कल ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के ए बी और सी तीनों वर्टिसेस से पास हो जाता है। तो इस तरीके से ये सर्कमस्क्राइब सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, जिसमें हमने डिफाइन करना है द
एस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम ई सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि अ सर्कल दैट टचेस टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली एंड वन साइड एक्सटर्नली इज कॉल्ड एन एस्क्राइब्ड सर्कल। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की दो प्रोड्यूस्ड साइड को इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा और एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा होगा, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं कि वो स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल है। यानी इसके लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो फ़र्ज़ करें अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, जो कि इसकी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल के लिए, दो आ गई, ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलें इसको मैं दोबारा इस तरह से चलें ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये नीटली ड्रॉ हो, ठीक है, इस तरह से चलें, ये यहाँ से इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं जो असल एक्चुअल ट्रायंगल है वो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, जबकि ये सर्कल उसकी इस बी सी साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और ये जो ए सी साइड है इसको हमने प्रोड्यूस किया आगे तक, और इसी तरह जो ए बी साइड है उसको भी प्रोड्यूस किया, इसको इनको इंटरनली टच कर रहा है। यानी कि अगर ये फ़र्ज़ करें इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एस, यहाँ पर टी और यहाँ पे यू है, ठीक है, तो अगर मैं ये इनको आपस में ज्वाइन करूँगा तो ये ओ से यू या ओ से टी या ओ से एस, ये तीनों रेडियस ऑफ दी सर्कल हैं, ठीक है, स्क्राइब सर्कल है। और अगर ये ए वर्टेक्स के सामने बना है तो इसके सेंटर को हम I1 कहेंगे और इसके रेडियस को R1 कहेंगे, और अगर ये अपोजिट टू बी वर्टेक्स बना है तो इसके सेंटर को I2 कहेंगे, रेडियस को R2 कहेंगे, और अगर ये सर्कल अपोजिट टू सी वर्टेक्स बना है तो इसके सेंटर को I3 और रेडियस को R3 कहेंगे हम, ठीक है। और मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको जो कंसेप्ट लेक्चर है उससे आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने जस्ट इसकी डायग्राम आपको समझाई है कि आप इस तरीके से जो है इसकी डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी स्क्राइब सर्कल। अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज 3 सेंटीमीटर, मेजर इट्स पेरीमीटर। यानी कि एक जो है ऑक्टागन है, ऑक्टागन कहते हैं कि जिस ऐसी क्लोज शेप, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 8 साइड्स हों। अब इसकी हर साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर ये ऑक्टागन आपको नज़र आ रहा है रेगुलर तो इसमें जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब पेरीमीटर हमने इसका मालूम करना है, तो पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड शेप, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द क्लोज शेप। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि लेंथ ऑफ ईच साइड या लेंथ ऑफ वन साइड कर लें, एक साइड की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और आपने मालूम क्या करना है, पेरीमीटर, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे ये लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ऑक्टागन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ऑक्टागन, चूँकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी हर साइड बराबर होती हैं, ठीक है, वैसे 8 साइड्स होती हैं। तो जो फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यूँ लिखेंगे कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 8 है टाइम्स लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ साइड, चलें इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। अब देखें 8 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आप 3 को 8 दफ़ा जमा कर रहे हो, तो आप जाए 8 दफ़ा जमा करने के आप सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हम पेरीमीटर ऑफ दी जो ये ऑक्टागन था, रेगुलर ऑक्टागन था, इसकी पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है जिसमें लिखा है कि राइट डाउन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल सबटेंडेड बाय द साइड ऑफ ए, इसको मैं बल्कि स्क्रीन को सामने लाता हूँ, साइड ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि हमने एक फार्मूला लिखना है जिसमें कि हम एंगल जो है
जो कि बनाया जा रहा है एन साइडेड पॉलीगॉन का एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस फार्मूला की जो डेरिवेशन है उसके ऊपर हम असल में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल जो है ड्रॉ कर लेता हूँ, चलें, यानी हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि एक सर्कल है जैसे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके कोई 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ, जैसे ए को या सी को, चलें सी को मैं ज्वाइन करता हूँ बी से, एक कॉर्ड बन जाएगी बी सी कॉर्ड। इसी तरह ए को बी से एक और कॉर्ड बन जाएगी, और इसी तरह सी को और ए को मिला देता हूँ। ठीक है, मतलब देखें ये कितनी कॉर्ड्स बन रही हैं, 3 कॉर्ड्स बन गई हैं। ठीक है, अब अगर एक कॉर्ड सेलेक्ट की जाती है और वो देखते हैं कि हम सेंटर के साथ क्या एंगल बना रही है, तो ये कॉर्ड बेसिकली ट्रायंगल की एक साइड है, और तो ये सर्कल के जो सेंटर के साथ, या आप यूँ समझ लें कि जो ये ट्रायंगल है उसका भी ये सेंटर ही है, तो उसके साथ जो एंगल बनाएगी ये, चूँकि हमने एक सर्कल के अंदर कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं 3, तो हम यूँ कहेंगे कि ये 360, चूँकि एक कंप्लीट सर्कल होता है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो ये 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 4 पॉइंट्स होते फॉर एग्जांपल, अब हमने 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, अगर 4 होते, यानी ये अब यहाँ पर कहीं सी के बाद यहाँ पे कहीं डी भी आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, यानी ए को बी से, ए को डी से, फिर डी को सी से, और फिर सी को बी से, तो आप देखें एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल कितनी कॉर्ड्स बनी हैं, 4। अगर आप इसकी कोई सी एक साइड सेलेक्ट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की, फ़र्ज़ करें ए बी, तो अब जो ये सेंटर के साथ एंगल बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस बात को यूँ समझ लें तो ये कितना एंगल होगा जी, अच्छा ये 90 डिग्री एंगल होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक और अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आप ज़्यादा जल्दी समझेंगे। कि फ़र्ज़ करें आप एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसके 2 एंड पॉइंट आ गए ए और बी। इसी तरह अब आप एक और डायमीटर ड्रॉ करते हैं, फ़र्ज़ करें इस तरह से, ठीक है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आ जाएगा सी और ये आ जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप इनको मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, जैसे ए को सी से, ए को डी से, डी को बी से, बी को सी से, तो ये देखें एक क्वाड्रिलेटरल भी बन गया। ठीक है, अब इसकी एक साइड ने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया वो 90 डिग्री है, मतलब कि 360 डिग्री को आप किस पर डिवाइड करो, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी वो कितनी है, 4 हैं, तो ये आपको इसका जो एक साइड ने जो एंगल बनाया सेंटर के साथ वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड की जा रही है फार्मूला की, कि आपने वो फार्मूला बताना है जो कि हमें ये बताए कि एंगल सबटेंडेड बाय अ साइड, बाय द साइड। ठीक है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द साइड ऑफ एन साइडेड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एन साइडेड पॉलीगॉन, इसको भी बल्कि यहाँ से कॉपी करते हैं इस पूरी स्टेटमेंट, पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसका जो फार्मूला फिर बनेगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एन, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, जो कि नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो फार्मूला है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बाउंड्री ऑफ द क्लोज शेप होती है, तो यहाँ पर जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पेरीमीटर जो आएगा इस केस में, पेंटागन की जो है साइड्स होती हैं वो 5 होती हैं, और रेगुलर है तो इसकी पांचों साइड बराबर होंगी। ठीक है, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड कर लें, क्योंकि हर साइड की लेंथ बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो पेंटागन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं इसको लिखा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ठीक है जी, इस लिहाज से मैंने इसको लिखा है। तो अब यहाँ पे 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो कि एक साइड की जो लेंथ है इन्होंने बताई है 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपको टोटल जवाब मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं।